नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं संशोधित थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। रिवाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका क्या होता है। इससे पहले हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करी और आज हम पढ़ रहे हैं रिवाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। ये क्या होता है? जो भी आधार वर्ष होता है 2011 से 2012 की जो नई थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला का इस सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है। पुरानी श्रृंखला का आधार वर्ष 2005 था, 2004 से 5 था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष भी 2011-12 ही है। तो ये क्या है, जो आपका थोक मूल्य सूचकांक है उसी का ही अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, जो नई श्रृंखला संबंधी सलाह देने के लिए ये सरकार द्वारा मार्च 2012 में कार्यदल की स्थापना की गई थी। तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य सुमित्र सेठी की अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला से जुड़े प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार थे। तो इसमें क्या थे नए मुद्दे, वो हम देखते हैं। इसको तो 3 प्रमुख समूहों को यथावत रखा गया है। जो है प्राथमिक वस्तुओं में आएगा आपका ईंधन, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पाद। मदों की संख्या बढ़कर 697 से 98 हो गई। कुल 146 पुरानी मदों को हटाकर इसमें 199 नई मदों को यहाँ पे जोड़ा गया। दूसरा है मूल्य कोटेशन। इसकी संख्या में वृद्धि किए जाने से यह सूचकांक पहले से अधिक प्रतिनिधित्वकारी हो गया। कोटेशन की जो संख्या थी वो 5482 से बढ़कर 8331 हो गई थी। वस्तुओं के मूल्य की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया। जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार यह जो सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अवधारणात्मक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक के समान हो गया है। अगला है मदों के कुलों की गणना के लिए गुणात्मक माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन्स का उपयोग यहाँ पे किया जाने लगा, जो एक पुनः अंतर्राष्ट्रीय मान्य प्रक्रिया है। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी इस विधि का जो प्रयोग है वो किया गया था। पुरानी एवं नई श्रृंखला के मदों एवं उनके भारों एवं कोटेशन को संबंधित तथ्यों का तुलनात्मक विवरण। अगर आपको देखना है जो नई थोक मूल्य सूचकांक और पुरानी सूचकांक का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे इस सारणी में, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगला है खाद्य पदार्थों को एवं खाद्य उत्पादों की सम्मिलित करके पहली बार एक नए थोक मूल्य खाद्य मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की यहाँ पे शुरुआत की जाती है। सीएसओ द्वारा पहले से जारी किए जा रहे उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI के साथ मिलकर यह जो सूचकांक है ये खाद्य पदार्थों के मूल्यों को प्रबंधन को यहाँ पे बेहतर बनाने की बात की गई है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना के मद्देनजर इस सूचकांक की समीक्षा की एक गतिज व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा इस कार्य के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति की स्थापना यहाँ पे की जाती है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। अगला आता है यहाँ पे हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स WPI के अलावा भारत उपभोक्ताओं के स्तर पर भी मुद्रास्फीति की गणना करता है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं करती है। तो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। इसका क्या काम था, ये उपभोक्ताओं के स्तर पर भी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसका कैलकुलेशन करता है कि जो उपभोक्ताओं कितनी वस्तु यहाँ पे उपभोग कर रहे हैं। क्योंकि भारत में उपभोक्ताओं की जो खपत और क्रय शक्ति है वो आदि में व्यापक अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। एक अकेला जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अब तक संभव नहीं हो पाया है जो भारत के सभी उपभोक्ताओं को अपने में समेट ले। ठीक है, अगला आता है हमारा CPI-IW। ये पहला है यहाँ पे, इसी की बात करेंगे हम क्योंकि इसके जो हैं वो 4 CPI का जो संक्षिप्त विवरण है यहाँ पे। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
इसका जो संक्षिप्त विवरण है उसका जो पहला पॉइंट है वो है CPI IDW। औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बास्केट में 260 आइटम और सेवाएं हैं और इसका जो आधार वर्ष है वो 2001 है। पहला जो आधार वर्ष है वो 1958 से 59 था। 76 केंद्रों से इसके आंकड़े हर महीने लिए जाते हैं और सूचकांक में 1 महीने की देरी है। दूसरा यहाँ पे CPI UNME ऑर्डिनल नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 1984 से 1985 और इसकी जो बास्केट में है वो है 146 से 365 कमोडिटी है। इसके लिए देश भर के 59 केंद्रों से आंकड़े लिए जाते हैं। आंकड़े मासिक आधार पर लिए जाते हैं यानी कि मंथली, और इसमें 2 हफ्तों की देरी होती है। इस मूल्य सूचकांक का जो इस्तेमाल है वो सीमित है और मूल रूप से इसका इस्तेमाल भारत में संचालन कर रही विदेशी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के निर्धारण के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल आयकर अधिनियम के तहत कैपिटल गेन्स के निर्धारण में भी होता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का इसका इस्तेमाल कुछ मामलों में करता है। CPI के प्रकाशन के बाद इस सूचकांक का जनवरी 2011 से प्रकाशन बंद हो गया है। अगला देखते हैं हम CPI AL खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 से 87 है और इसकी बास्केट में है 260 कमोडिटी है। हर महीने 600 गाँव में इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं और इसमें 3 हफ्तों की देरी लैग है। इस सूचकांक का जो इस्तेमाल है वो विभिन्न राज्यों में खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए किया जाता है, क्योंकि 1986 से 87 से खेतीहर मजदूरों के खपत के पैटर्न में यहाँ पे बदलाव हुआ है। इसलिए लेबर ब्यूरो ने इसके मौजूदा जो आधार वर्ष में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के लिए NSSO द्वारा NSS के 61वें दौर में उपभोक्ताओं खर्च डाटा का इस्तेमाल करते हैं। चौथा आता है हमारा CPIL RL। इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उसके लिए जो उपभोक्ता है वो एक मूल्य सूचकांक है जिसका जो आधार वर्ष है वो है 1983। इसके लिए 600 गाँव से हर महीने यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया जाता है और इसमें 3 महीने की देरी है। इस CPI बास्केट में 260 कमोडिटी रखी गई है। अगला टॉपिक है हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका पुनर्निरीक्षण। 2011 में भारत सरकार ने एक नए CPI की घोषणा की है। CPI शहरी तथा ग्रामीण को जोड़कर एक राष्ट्रीय CPI इंगित करता है। इस बीच पहले से विद्यमान चारों CPI से संबंधित जो आंकड़े हैं वो CSO द्वारा प्रकाशित किए गए आधार वर्ष में भी परिवर्तन करके 2004 और 5 को 2010-11 में किया गया। फरवरी 2015 में CPI को CSO द्वारा पुनः पुनरीक्षित किया गया। इस पुनरीक्षण में आधार वर्ष में परिवर्तन के साथ ही अनेक पद्धति मूलक परिवर्तन भी किए गए ताकि सूचकांकों को अधिक ठोस बनाया जा सके। पुनरीक्षित श्रृंखला में जिन बड़े परिवर्तनों की शुरुआत होती है वो निम्न प्रकार से। पहला है हमारा जो आधार वर्ष 2010 था उसमें 100 से बदलकर यहाँ पे 2012 यहाँ पे कर दिया जाता है। दूसरा है सामग्रियों की टोकरी एवं उनका जो भार चित्र प्रकार है वो यहाँ पे तैयार किया जाता है, जिसमें संशोधित और मिश्रित संदर्भ अवधि में आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ये आंकड़े उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे द्वारा राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण NSS की 68वीं बैठक के पश्चात तैयार किए गए। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों के अनुरूप साम्यता स्थापित करने के लिए यहाँ पे किया गया था।
भार चित्रों में इस परिवर्तन के साथ भार संदर्भ वर्ष तथा मूल्य संदर्भ वर्ष के बीच का जो अंतर है वो पुरानी श्रृंखला के अंतर्गत 6 वर्ष का था, वह अब घटकर मात्र 6 माह रह गया। 2004 से 5 से 2011-12 के बीच उपभोग प्रवृत्ति में बदलाव के कारण भार चित्र परिवर्तित होगा। यहाँ पे ये सारणी दी गई है। वर्तमान एक परिलक्षित श्रृंखला के CPI के भार चित्रों की तुलना की गई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हैं, तो देख लीजिएगा आप एक बार। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्रवृत्ति की बात की गई है इन्फ्लेशंस की। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही मुद्रास्फीति एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा यहाँ पे रही है, और यही जो स्थिति है वो आर्थिक सुधार प्रक्रिया आरंभ होने तक जारी रही है। मुद्रास्फीति में प्रायः दोहरी संख्याओं के स्तर तक पहुँचने की प्रवृत्ति रही है, और इसके विस्फोटक राजनीतिक परिणाम भी यहाँ पे होते हैं, जिसमें केंद्र तथा राज्य स्तर की सरकारें यहाँ पे गिर जाती हैं। यहाँ पे थोड़ी मोटी मोटी बातें यही की गई हैं। जो इन्फ्लेशंस होता है उसके कारण क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जो स्टेट है गवर्नमेंट की और जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे गिर सकती हैं। ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, चाहे वो सब्जी वगैरह हो, चाहे वो ईंधन के रूप में तेल वगैरह हो, तो ये सब महंगा हो सकता है। और भी इससे बहुत सारी जो आपदाएं हैं वो आ सकती हैं आपका, जैसे भूखमरियाँ। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की जो है वो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो संतुलन बनाना है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर जो इन्फ्लेशंस है हमारा वो बहुत एक हद तक बढ़ जाए तो ये बहुत बुरा साबित होगा। तो यहाँ पे यही बात की गई है ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशंस में। यहाँ पे कुछ इनकी बात की गई है, इनके प्रकारों की, ये क्या क्या होती है। जैसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन की बात की जाती है इसमें। इस स्वरूप कुछ वर्षों को छोड़ दे तो भारत एक विशेष किस्म की गत्यरोधक मुद्रास्फीति का यहाँ पे सामना करता रहा है। इसका जो कारण है वह है वस्तु की आपूर्ति में कमी, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी उपलब्धता कम हो गई, विकासशील अर्थव्यवस्था का सामान्य संकट, बढ़ती हुई मांग। ठीक है, तो ये और है निवेश योग्य पूंजी के अभाव। आगे बात की फिस्कल पॉलिसी की, लागत दबाव मुद्रास्फीति। तो हम कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यह भारत में मुद्रास्फीति की जो प्रवृत्तियाँ हैं इसके जो विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं होता कि मुद्रास्फीति का कोई एक कारण अर्थशास्त्र ने सभी संभावित कारणों का यहाँ पे उल्लेख किया है। ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिल्कुल पॉइंट वाइज, क्या क्या वो कारण रहे जो मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं और इसे बढ़ाते हैं।